हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे सुपर सेवर कोर्स में लास्ट क्लास अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था अबाउट ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, देखते हैं ब्रिज बॉन्ड क्या होता है, ब्रिज बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और कैसे आपका ब्रिज बॉन्ड जो है वो काम करता है। ये सारी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे सीख ली थी। तो देखिए मैंने आपको ये कुछ कंपाउंड्स के लिए स्ट्रक्चर बनाने को कहा था, कुछ चीज़ें देखने को कहा था, आपको ढूंढने को भी कहा था कि आप कहीं से ढूंढ के ला भी सकते हैं चीज़ों को। तो आई होप आप लोगों ने ये काम जरूर किया होगा। तो ये बढ़ते हैं आगे। उससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि मैं आपको B2H6 के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिनके ऊपर आपको ध्यान रखना होता है। तो देखें सबसे पहले तो वापस से बात करते हैं डाइबोरिन की और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, some important points regarding डाइबोरेन। ठीक है, देखो डाइबोरेन की स्ट्रक्चर आप देख चुके हो, मैं आपको बता चुका हूं कि डाइबोरेन के अंदर क्या होता है। इस तरह से ये आपकी नॉन प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। चलो इसकी जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही बना लेते हैं अब तो। ठीक है, तो यहां पर ये आपका बोरोन है, इस तरह से ये हाइड्रोजन होंगे ब्रिज वाले, और ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर बोरोन एटम जो होता है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देखो आपको देखने पे ऐसा लगेगा कि बोरोन 4 बॉन्ड बना रहा है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानता हूँ, और अब तो ये गांव का बच्चा बच्चा जान चुका है कि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है ये एक फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड है। मतलब यहां पर अभी भी बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या B2H6 एक लुईस एसिड है? तो बिल्कुल सही बात है, हाँ B2H6 एक लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। ठीक है, सो B2H6 इज अ लुईस एसिड। ठीक है, ये क्या है? लुईस एसिड की तरह काम करता है एंड कैन शो टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज, जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लुईस बेस। ठीक, देखें दो तरह के यहां पे बॉन्ड का क्लीवेज होता है। पहला आपके पास होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। क्या होता है? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। ठीक है, तो अगर आपके पास छोटे बेसेस होते हैं, स्मॉलर बेसेस लाइक अमोनिया। ठीक है, अमोनिया ही इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन आप ध्यान रखना, कॉजेज अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ B2H6। तो अमोनिया की प्रेजेंस में क्या होता है? वैसे ये चीज आप पी ब्लॉक में पढ़ते हो, बट मैं आपको अभी बता रहा हूं कि पढ़ा है तो दोबारा पढ़ोगे और इन्फॉर्मेशन वापस आएगी आपके सामने, तो आपको याद भी होगी। तो अमोनिया की प्रेजेंस में क्या होता है? इसका अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। अनसिमेट्रिकल क्लीवेज का मतलब क्या है? ये जो आपका डाइबोरेन का मॉलिक्यूल था, ठीक है, अगर ये एग्जैक्टली इस तरह से बीच में से टूट जाए, ये तो कहलाता है सिमेट्रिकल क्लीवेज। लेकिन अगर ये इस तरह से यहां से टूटे तो होता क्या है? जो दो NH3 के मॉलिक्यूल्स यहां पर होते हैं वो इस बोरोन से जाके अटैच होते हैं। तो अगर आपके पास छोटे बेसेस हैं, बल्कियर बेसेस नहीं है, तब तो यहां पे क्या होता है? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो ये जो दो NH3 के मॉलिक्यूल्स इस BHH यानी BH2 जाके अटैच होंगे, यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन उधर निकल जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या बनता है? देखें, दो NH2 मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? BH2 के साथ कंबाइन होता है, सॉरी दो लिख दिया मैंने, एक ही। ठीक है, तो एक तो आपस बनता है NH2 BH2 प्लस, और साथ में ये अलग बन गया BHH4 माइनस। तो इस तरह से आपके पास ये ओवरऑल मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, NH2 BH2, NH2 BH2 प्लस बनेगा आपके पास, और साथ में क्या बनता है? BH4 माइनस यहां पर क्या होता है? फॉर्म होता है। तो ये चीज पे आप जरूर ध्यान दें। अमोनिया के साथ क्या होता है? इसका अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। ठीक, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर आप देखें, इसको आप चाहें तो B2H6.NH3 भी लिख सकते हो लिखने के लिए।
ठीक है, इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हो। लेकिन वहीं अगर आपके पास क्या होगा, एक सेकेंड, BH2NH2 होल ट्वाइस प्लस आएगा, सॉरी ये 2 NH3 आएंगे, मैं गलत ले गया इसको वापस से। एक NH3 इधर से करेगा, एक NH3 इधर से करेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो इधर जाएंगे इस बार। तो देखो BH2NH2 ये क्या बनेगा, होल ट्वाइस प्लस, और साथ में क्या बनता है BH4 माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन यहां पर क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होगा। इसे आप B2H6.2NH3 भी लिख सकते हो। तो ये तो हुआ है इसका कैसा क्लीवेज, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो अगर आपके पास NH3 जैसा कोई बेस है, NH3 हो गई, मेनली तो NH3 है आपके पास, या फिर कोई छोटे बेसेस हो गए, CH3 माइनस हो गया, ऐसे केसेस में क्या, CH3 माइनस तो नहीं, वो स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस के केस में सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। तो अभी ध्यान रखना, अमोनिया के केस में हमेशा क्या होता है, यहां पर अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, और इस तरह से रिएक्शन होती है। दो NH3 ग्रुप यहां पर जाकर जुड़ते हैं, BH2NH2 प्लस बनता है, और साथ में क्या फॉर्म होता है, BH4 माइनस फॉर्म होता है। लेकिन अगर अमोनिया की जगह यहां पर बड़े बल्कियर बेसिस हुए या स्ट्रॉन्ग बेसिस हुए, तो उनके केस में क्या होता है, उनके केस में यहां पर होता है सिमेट्रिकल क्लीवेज। तो अगर आपके पास इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक H माइनस और बल्कियर बेसिस लाइक आपके पास हो गई ट्राई एल्काइल अमाइन, H को आप एल्काइल मतलब मिथाइल या फिर इथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो, या आपके पास फॉस्फीन हो गया, ठीक है, या PPH3 हो गया। तो इस तरह के केसेस में आपके पास क्या होता है, सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। तो इस केस में क्या होगा, जो डाइबोरेन है, डाइबोरेन, उसका सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, ये H, ये H, ये H और ये H। अब ये ना एग्जैक्टली यहां बीच में से टूटेगा। तो जो मान लो आपने NR3 यूज किया है, तो एक NR3 इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक NR3 इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरह से आपके पास 2R3N कोऑर्डिनेट बॉन्ड BH3 ये मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो आप आगे चल के P ब्लॉक के अंदर भी पढ़ोगे, ध्यान रखना। B2H6 अभी भी लुईस एसिड की तरह काम करता है, और लुईस बेस की प्रेजेंस में इसके दो तरह के क्लीवेज हो सकते हैं, एक हो सकता है सिमेट्रिकल क्लीवेज और एक हो सकता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। आई बात समझ में? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं देखें आगे स्पीसीज के ऊपर। तो मैंने आपको लास्ट क्लास BH2 तक चीजें बता दी थी, है ना, BH2 हो गया था, AlH3, AlCl3 इनके बारे में बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपके सामने अगला केस लेकर चलता हूं, लेट्स से AlH3 का, यानी एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्राइड AlH3, ठीक है। तो AlH3 में आप देखो तो एल्यूमिनियम है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन। देखो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिख रहे हैं आपको। तो ये क्या है, अगेन आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। ये कौन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। तो ये भी क्या करता है, डाइमर फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे BH3 ने किया, वैसे ही AlH3 भी क्या करता है, डाइमर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब डाइमर फॉर्मेशन वही होगा भाई, आपके पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर फिर एल्यूमिनियम, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो इस तरह से देखो वही, अब आपका हाइड्रोजन एटम यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो जहाँ हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आपके पास क्या करेगा, वही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए फिर से इसके अंदर यही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये देखें, ये भी क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। एल्यूमिनियम एटम फिर से यहाँ पर कौन सी स्टेट में है, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में। तो जैसा आपका BH3 में हुआ, एग्जैक्टली वैसा ही AlH3 के अंदर भी हो रहा है ना। अब देखें इसी के अंदर मैं आपका दूसरा केस लेकर आता हूं, एक और केस देखते हैं। देखें जैसे AlCl3 जो मैंने आपको दिया था, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड 3 अलग फेम फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक तो इसकी वही मोनोमर फॉर्म है, तो मोनोमर फॉर्म की आप बात करोगे तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये वही वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट के अंदर होगा, ठीक है। फिर वेपर स्टेट में ये एक डाइमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वेपर फॉर्म में। अब देखो डाइमर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा जैसे यहां पर बन रहा है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एटम है, अब हाइड्रोजन की जगह पर क्या होंगे, क्लोरीन। अब जैसे ही हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन आएंगे,
तो क्या होगा, जब डाइमर फॉर्मेशन होगा, देखो AlCl3 ये AlCl3 ये, तो क्या होगा, ये नॉर्मल बॉन्ड, ये नॉर्मल बॉन्ड, ठीक है, और ये क्लोरीन के साथ नॉर्मली जुड़ा हुआ है। लेकिन अब ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, लेकिन क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है। तो ये जो क्लोरीन एटम है, ये वाला क्लोरीन एटम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा इस एल्यूमिनियम को डोनेट करके इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली ये वाला क्लोरीन भी क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ ब्रिज बॉन्ड्स तो हैं, लेकिन जो ब्रिज बॉन्ड है वो इस बार इस बॉन्ड से अलग हैं, ठीक है ना। वहां पर क्या हो रहा था, एक डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल बन रहा था, एक इलेक्ट्रॉन से ही 2 बॉन्ड बना पा रहा था वो। लेकिन यहां देखें, क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर इन्वॉल्व है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो बहुत ध्यान से सुने, कुछ लोग इस चीज को गलत भी बताए थे, इसलिए बहुत 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 ध्यान से सुनना। ये आपका ब्रिज बॉन्ड है, बिल्कुल सही बात है, ब्रिज बॉन्ड तो ये है, ठीक है। अब चाहे इसकी बात कर लो चाहे इसकी बात कर लो, अब कुछ लोग इसको बोल देते हैं, 1 2 3 सेंटर दिख रहे हैं आपको, और 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं। तो कुछ लोग इसे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोल देते हैं। नहीं, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता है। यहां का जो ब्रिज बॉन्ड है, ईच ब्रिज बॉन्ड is a normal 2C 2E बॉन्ड। तो हर बॉन्ड जो है वो एक नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। यहां पर कोई भी बॉन्ड 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है। सारे के सारे बॉन्ड जो है वो नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइमर फॉर्म में आप देखोगे एल्यूमिनियम यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है और यहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कब बनता है कि जब आपका ब्रिजिंग एटम या ग्रुप जो है उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो, तब ही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। अगर उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर्स हैं तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड को आप कभी भी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बोल सकते हो। ये एक नॉर्मल 2C2E बॉन्ड है, ये भी एक नॉर्मल 2C2E बॉन्ड है। यहां पर भी देखो 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहां पर भी 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन से इन्वॉल्व है। अब देखो ये इसका वेपर फॉर्म में है, इसी में ये सॉलिड स्टेट में ये एक पॉलीमेरिक सॉलिड फॉर्म करता है, पॉलीमेरिक सॉलिड। तो देखो अभी ये 4 बॉन्ड बना चुका है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम की आप बात करो भाई, एल्यूमिनियम बिलोंग करता है 3rd पीरियड को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3s2 3p1 और एक्साइटेड स्टेट में 3s2 3p1। अब आपके पास ये 3p है और क्योंकि आप d ऑर्बिटल 3rd पीरियड में हो तो आपके पास क्या पड़े होते हैं, इसके पास खाली वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स, वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान से देखें, पॉलीमेरिक सॉलिड में क्या होता है, एक एल्यूमिनियम इस तरह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जाता है और 5 क्लोरीन के साथ ऐसे एसोसिएट होता है। ये फिर से आप देखेंगे आगे चला जाएगा, ठीक है। अब यहां पर है तो ये क्लोरीन जो होगा, ये वाला क्लोरीन वो आगे किसी एल्यूमिनियम से जुड़ा होगा, लाइक दिस। ऐसे ले लो, ये एक और एल्यूमिनियम है, ऐसे नीचे ये और ये कहानी चलती रहेगी। ये किसी और एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ होगा, लाइक दिस। और ऐसे केस में ये क्या करता है, sp3d देख सकते हो आप, 5 बॉन्ड है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर जा रहा है। तो मोनोमर sp2, डाइमर sp3 ब्रिज बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या फिर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होता है। और सॉलिड फॉर्म में ये इस तरह से एक सॉलिड फॉर्म करता है जिसमें इसका हाइब्रिडेशन sp3d होता है। आई बात समझ में? चलिए कॉपी करें, फिर मैं आपको दिखाता हूं अगला मॉलिक्यूल। उसमें एक नई इंटरेस्टिंग चीजें सीखने की, दैट इज AlCH3 होल थ्राइस। हो गया? चलिए देखें ऐसे अगला केस। अगला जो केस है वो इंटरेस्टिंग है, ठीक है, पूछ सकता है, पूछने का कोई वो नहीं, पर समझने की चीजें। देखो AlCH3 होल थ्राइस, इसकी बात करते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में भी आप देखोगे तो वही आपका एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम यहां पर 3 CH3 ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। और यहां इसके वैलेंस शेल में वही 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिर से लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। आप देखो, अगर आप यहां एल्यूमिनियम को देखो तो एल्यूमिनियम तो जो है वो
2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। लेकिन वहीं अगर आप इस कार्बन पे फोकस करें तो ये जो कार्बन एटम आपका है ये कौन सी स्टेट में है, ये sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में है। तो दो अलग अलग स्टेट्स हैं, एक sp2 है और एक sp3 है। एल्यूमिनियम में ये sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है और यहाँ कार्बन में ये कौन सी स्टेट में, sp3। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करूं, क्योंकि यहाँ sp3 है तो ओवरऑल आपका मॉलिक्यूल ये कैसा है, नॉन प्लेनर है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि यहां देखिए वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है तो लुईस एसिड की तरह काम करेगा, तो ये अपने लुईस एसिड कैरेक्टर को कम करने के लिए डाइमर फॉर्मेशन में जाएगा। अब इसका जो डाइमर फॉर्मेशन होगा उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। पहले तो नॉर्मल बताता हूं मैं आपको इसका। तो इसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम है, ये देखें आपका CH3 ग्रुप, इधर भी वही आपका CH3 ग्रुप, इधर फिर से एल्यूमिनियम है। तो इनके बीच में क्या होगा, वही डाइमर फॉर्मेशन जब होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब आप देखो जो आपका CH3 ग्रुप है, CH3 कहाँ बनाऊँ यहाँ बनाता हूँ, CH3। तो देखो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 यहाँ शेयर कर लिए, 1 इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, लाइक हाइड्रोजन, है ना। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल बनेगा इसमें भी ये जो ब्रिज बॉन्ड है ये वही आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। मैंने आपसे क्या कहा कि आपका जो ब्रिजिंग एटम या ग्रुप है, अगर उसके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो जो बॉन्ड बनाएगा वो आपका वही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। तो जो ब्रिज बॉन्ड यहां पर बन रहे हैं वो आपके कौन से हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। बोलो बात समझ में आ गई। एक चीज अब यहां पर देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार यहां से आपसे इस तरह के मॉलिक्यूल में, जब आप ये मान लो पर्टिकुलरली इसी मॉलिक्यूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन आपसे पूछ सकते हैं। तो ध्यान से देखना। अब मैं इसकी थोड़ी सी 3D स्ट्रक्चर पे जा रहा हूं और आपको चीज समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप देखें, ठीक है। तो देखो यहाँ एल्यूमिनियम है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब आप देखो एक CH3 ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, एक CH3 ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, एक CH3 ग्रुप यहाँ ऊपर होगा, एक CH3 ग्रुप नीचे होगा, ऐसे एक CH3 ग्रुप यहाँ, एक CH3 ग्रुप यहाँ। तो बहुत ध्यान से देखें, आपने समझा हुआ है तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब ये आपकी स्ट्रक्चर बनती है CH3 की, तो इसमें क्या होता है, एक CH बॉन्ड इसी के साथ प्लेन में आ जाता है। ये जो एक CH बॉन्ड है ये आपके इन्हीं बॉन्ड के साथ क्या होता है, ऐसे प्लेन में आ जाता है। जैसे यहाँ पर भी एक CH, यहाँ पे जो एक CH बॉन्ड होगा और यहाँ पर जो एक CH बॉन्ड होगा, ठीक है। और बाकी के जो CH बॉन्ड्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, नॉन प्लेनर, वो ऐसे अलग टेट्राहेड्रल पोजीशन में निकल जाते हैं। लाइक इन दिस केस उनको मैं अलग कलर से इसीलिए बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कहीं पर ये ऐसे होगा, ठीक। इसके जो तीनों CH बॉन्ड है वो तो अलग ही डायरेक्शन में होंगे, तो उनके लिए अपने को सोचने की जरूरत नहीं, बट हाँ अपन उनको बना सकते हैं ऐसे। आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। उसमें एक CH बॉन्ड तो ऐसा होगा और बाकी के जो इस कार्बन के साथ लाइन में होगा, बाकी के 2 CH बॉन्ड थोड़े से अलग होंगे। एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पर भी एक CH बॉन्ड लाइन में होगा और बाकी के 2 CH बॉन्ड कुछ अलग तरीके से होंगे, ठीक है। अब कई बार वो आपसे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन पूछ सकता है। तो अगर मान लो आपसे पूछता है इस स्ट्रक्चर में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन, तो देखो अगर मैं ये मॉलिक्यूलर प्लेन लेता हूं ये वाला, ठीक है। तो इस प्लेन में मैं सर्कल कर रहा हूं, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, येलो कलर इसी को डोनेट कर रहा है, ये एल्यूमिनियम, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन। गिनो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन कितने आ जाएंगे, 10। कलर कोड को आप फॉलो करें, ठीक है। और ये भी आप लिख सकते हो इन द मॉलिक्यूलर प्लेन, इन द मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक प्लेन ले लो परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, ठीक है। तो उसके केस में क्या होगा, आपने ऐसा वाला प्लेन लिया, ये परपेंडिकुलर, तो देखो उसमें ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये एल्यूमिनियम, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, सिर्फ ये प्लेन के अंदर होंगे। तो उस केस में आप पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स इन दिस प्लेन, इन दिस पर्टिकुलर प्लेन, बताओ वो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6।
तो इस तरह से आप यहाँ पर एक गिवन प्लेन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन कितने आएंगे, 10, और मिनिमम आप देखोगे परपेंडिकुलर प्लेन में तो वो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो अभी ध्यान रखना, जब पास इस तरह से एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम जुड़ा हुआ हो तो उसका एक बॉन्ड इसी प्लेन के अंदर आ जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूं, आज के बाद आपको इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया आपके पास AlCH3 होल थ्राइस, इसे भी कॉपी करें। फिर एक और डाइमर से मिलवाता हूं जिसका नाम है ICl3। वो लुईस एसिड तो नहीं होता है बट वो डाइमर फॉर्म करता है। उसके डाइमर में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी होती है। कॉपी करें, फिर उसकी बात करते हैं। हो गया? चलिए, फिर देखें आपका अगला मॉलिक्यूल, जो अगला मॉलिक्यूल है वो है I2Cl6। I2Cl6, तो देखिए ICl3 का ही डाइमर है, ठीक है। यहां पर आपका जो ICl3 होता है उस पर आप देखेंगे तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 शेयर के 4, 2 लोन पेयर। तो लुईस एसिड नहीं है, ठीक है, पहली बात, नॉट अ लुईस एसिड, ठीक। लेकिन इसके पास क्या होता है, मतलब लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। जो आपका सेंट्रल एटम है आयोडीन, वो 5th पीरियड को बिलोंग करता है। तो 5s2 5p5, तो देखो लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। अब इसके डाइमर की इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बहुत ध्यान से देखना आप। यहाँ पर आयोडीन है, तो देखो यहाँ क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ आयोडीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन। तो देखो ये आयोडीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ऐसे। तो इस तरह से डाइमर बनता है। लेकिन साथ ही साथ आप देखो ये जो लोन पेयर, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, उसके बाद भी हर आयोडीन के पास 2-2 लोन पेयर है, ठीक है। तो आयोडीन यहां पर है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, देखो 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली आयोडीन यहां पर sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों ही केसेस के अंदर। और ध्यान रखना, ये जो ज्योमेट्री है ये आपकी एक प्लेनर ज्योमेट्री होती है। इट्स अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है। टू मिनिमाइज लोन पेयर रिपल्शन, the molecule becomes planar। समझ रहे हैं? ये दोनों बॉन्ड्स इसी प्लेन में। आपने अभी तक जैसे देखा था, आपने AlCl3 देखा था, तो AlCl3 के केस में क्या था, देखो मैं दोनों के आपको 3D टाइप ज्योमेट्री बना के दिखाता हूं, आपको उससे डिफरेंस दिखाई देगा कि अगर हम AlCl3 के लिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाए और सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हम किसके लिए बनाए, I2Cl6 के लिए, तो देखें यहां पर एल्यूमिनियम है, यहां पर भी एल्यूमिनियम है। तो यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां क्लोरीन और यहां क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद आप देखो एक क्लोरीन ऊपर है और एक क्लोरीन नीचे, लाइक दिस। तो ये जो आपके स्ट्रक्चर है नॉन प्लेनर है। वहीं अगर मैं आपसे I2Cl6 की बात करूं तो उसके केस में क्या होगा, यहां एक आयोडीन है, यहां एक आयोडीन है, ये क्लोरीन इस प्लेन में, ये क्लोरीन इस प्लेन में, ये क्लोरीन इस प्लेन में, ये क्लोरीन इस प्लेन में। अब इसमें भी क्या होना चाहिए, ऐसे ही क्लोरीन ऊपर नीचे होना चाहिए। लेकिन देखो अगर क्लोरीन यहां ऊपर और नीचे होंगे तो क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। दिख रहा है आपको? तो इस लोन पेयर रिपल्शन की वजह से क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये जो क्लोरीन एटम है ये घूमकर क्या होते हैं, इस प्लेन के अंदर आ जाते हैं। अब आप देखो जो एक्चुअली यहां पर अरेंजमेंट बनता है, ये दोनों क्लोरीन एटम्स भी इसी प्लेन में होते हैं, लाइक दिस। और जो आपके लोन पेयर्स हैं वो इस प्लेन के बाहर होते हैं। और इस तरह से ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये कैसा बनता है, प्लेनर बनता है। तो अब ध्यान रखना, I2Cl6 डाइमर फॉर्म कर रहा है, इसमें ब्रिज बॉन्ड है, लेकिन ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ब्रिज बॉन्ड होने के बाद भी प्लेनर है। बाकी सारे जो थे आपके वो क्या थे, नॉन प्लेनर थे। तो बस यही होती है आपकी ब्रिज बॉन्डिंग एंड बैक बॉन्डिंग। दोनों से मैंने आपको अच्छे से मिलवा दिया है, आपको यूज करना सिखा दिया है। आओ करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपसे आखिर बैक बॉन्डिंग और ब्रिज बॉन्डिंग के ऊपर पूछे जा सकते हैं। चलिए तो देखें question. Both NSiH3 whole threads and NHSiH3 whole threads compounds have trigonal planar skeleton. Incorrect statement about both compounds is. तो देखें इन कंपाउंड्स का आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आप देखो दोनों में ही बैक बॉन्डिंग होगी। एक आपके पास है NSiH3 whole thrice, तो तीनों SiH3 ग्रुप है आपके पास।
तो यहाँ पर भी होगा एक्सटेंट, यहाँ पर भी बैक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा। जबकि NSiH3 होल थ्राइस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, तो बैक बॉन्ड सिर्फ इन दोनों में बनेगा। सबसे पहले पूछ रहा है SiNSi बॉन्ड एंगल, ये वाला बॉन्ड एंगल SiNSi बॉन्ड एंगल। तो देखो आप अगर यहां पर देखोगे तो इन दोनों के बीच में स्टेरिक रिपल्शन होगा, यहां पर भी होगा बट इनके बीच में कम होगा, तो यहां पर भी स्टेरिक रिपल्शन होगा। तो यहां क्या हो सकता है, ड्यू टू, ये आप सब लिख लेना, मैं हटाऊंगा क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस और। सो ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ हाइड्रोजन SiH3 groups can move further, move away further, है ना। और इस तरह से यहां पर देखो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड पढ़े NSi बॉन्ड लेंथ। NSi बॉन्ड लेंथ देखनी है तो देखो यहां पर आप देखो तीनों जगह बॉन्ड डिलोकलाइज्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बताओ, 1.33, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, एक पाई बॉन्ड है, तीनों जगह घूम रहा है। यहां आप देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा, 1 प्लस 1, 2 के बीच में घूम रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर जहां ज्यादा है वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। तो बॉन्ड लेंथ यहां ज्यादा होगी और यहां कम होगी। सो NSi बॉन्ड लेंथ इन NHSiH3 इज ग्रेटर, नहीं लेसर आना चाहिए। तो यही मेरा आंसर है, इनकरेक्ट बताना था। इसी तरह आप बाकी भी चेक कर सकते हो, है ना। बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि बैक बॉन्ड सिर्फ 2 ही जगह पर डिलोकलाइज हो रहा है, यहां पर बैक बॉन्ड क्या हो रहा है, 3 जगह पर डिलोकलाइज हो रहा है। तो इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए बहुत ही बढ़िया, मूव करते हैं, देखिए अपने अगले क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन अपने पास, 2 क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज मोस्ट इफेक्टिव। बैक बॉन्डिंग मोस्ट इफेक्टिव कब होगी, जब जिन 2 एटम्स के बीच में बैक बॉन्ड बन रहा है वो दोनों ही सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हो। तो देखो CH3 होल ट्वाइस O, यहां तो बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ASF3 में इसके पास वेकेंट नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक 4d ऑर्बिटल, 4d और 2p, बहुत पुअर बैक बॉन्डिंग होगी। CCl3 माइनस में कार्बन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नहीं होगी। BF2 में सबसे अच्छी होगी क्योंकि बेरिलियम भी सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है और फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लैनर शेप विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। बैक बॉन्डिंग अच्छे से सीखा हुआ हम लोगों ने, है ना। चलिए और देखें और क्वेश्चंस क्या हैं। बोरोन फॉर्म्स BH3 टाइप ऑफ हैलाइड, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, जो पढ़ाया था मैंने आपकी क्लास में, सबसे कम BF3, सबसे ज्यादा BI3, कहीं दिख रहा है। सबसे अच्छा लुईस एसिड करेक्टर किसका होगा, BI3 का, ये रहा। और सबसे बर्बाद कौन होगा, BF3। रीजन इज बैक बॉन्डिंग, बहुत अच्छे से पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम, डाइमर फॉर्म ऑफ बोथ BH3। तो डाइमर में sp2 होता है और डाइमर बोल रहा है, सॉरी डाइमर बोल रहा है ना, तो डाइमर में BH3 sp3 में जाता है और इसके डाइमर में sp2 में जाएगा। देखा हुआ आपने, है ना। BH2 का जो डाइमर बनेगा वो तो ऐसा बनेगा, और जो BH3 का बनेगा वो डाइमर कुछ इस तरह का बनेगा, सही ना। तो sp3 एंड sp2, ये आपका आंसर होगा। चलिए, फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन I2Cl6 एंड Al2Cl6। भाई दोनों में क्लोरीन ब्रिजिंग एटम है, बोथ हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सही है। बोथ हैव sp3 हाइब्रिडेशन, ये गलत है। AlCl3 में sp3 होता है, जबकि यहां पर क्या होता है, sp3d2 होता है। बोथ आर नॉन प्लेनर, ये भी गलत है, अभी भी सिखाया था, है ना। I2Cl6 प्लानर है और ये नॉन प्लेनर है। ऑल आर करेक्ट, गलत है, सिर्फ एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही जगह जो ब्रिज बॉन्ड बनेगा वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे ब्रिज बॉन्डिंग के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो बस यही था आपका एक और छोटा सा टॉपिक, दैट इज ब्रिज बॉन्ड्स एंड बैक बॉन्ड। चलिए अब हम चलते हैं यहां से थोड़ा और आगे और बात करते हैं अबाउट डाइपोल मोमेंट। किसकी बात कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट की। तो देखो ये अपना अगला टॉपिक है, डाइपोल मोमेंट म्यू। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो चलो आप समझे डाइपोल। डाइपोल किसे बोलते हैं, तो अगर हम 2 इक्वल, या फिजिक्स में ही पढ़ोगे आगे जाके, 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस को एक छोटे डिस्टेंस पर, फिक्स डिस्टेंस पर रख दें, तो इस अरेंजमेंट को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल, 2 पोल क्रिएट हो गए, इसलिए इसका नाम रखा है डाइपोल, ठीक है।
अब हर डाइपोल का अपना एक मोमेंट होता है जिसे हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट म्यू को हम कैलकुलेट करते हैं बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डी से। किससे कैलकुलेट करते हैं? दोनों में किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल लो, चार्ज तो सेम है, इनटू उनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। उसे हम लोग, इस क्वांटिटी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। ये जो आपका डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी डायरेक्शन को हम ऐसे दिखाते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये होती है डायरेक्शन। तो ये जो प्लस बना हुआ ये पॉजिटिव चार्ज को दिखाता है, ठीक है। तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ये क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है। और ये वेक्टर सम के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। फिजिक्स में यूज करते हो ना वेक्टर सम, काइनेमेटिक्स में यूज किया होगा आपने। तो वेक्टर सम के सारे रूल्स को फॉलो करता है। तो अगर आपको किसी भी स्पीसी मॉलिक्यूल का ओवरऑल डाइपोल मोमेंट निकालना है तो आपको सारे डाइपोल मोमेंट्स का क्या करना होता है? वेक्टर सम करना होता है। तो पहले तो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन ले लें। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर द अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ डाइपोल। क्लोज होनी चाहिए, नहीं बहुत दूर दूर रख दिए, दोनों में इंटरेक्शन होता है। इक्वल और अपोजिट चार्जेस को आपने एक फिक्स डिस्टेंस पर रख दिया है तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। जैसे आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेट्स से फॉर एग्जांपल CF बॉन्ड। तो CF बॉन्ड में आप देखोगे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो बॉन्ड है देखो यहाँ पर एक डाइपोल, एक छोटा सा डाइपोल क्रिएट हो गया है। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक छोटी सी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इस तरह से ये एक मिनी डाइपोल की तरह काम कर रहा है। तो इसीलिए आप जब देखोगे वो मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उनके अंदर एक डाइपोल मोमेंट जनरेट होता है। तो हम उस डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करना सीखेंगे। कैसे? अभी ध्यान से देखना। ये जो आपका डाइपोल मोमेंट है ये इसकी यूनिट होती है डिबाई। देखो चार्ज जो है उसकी यूनिट होती है कूलम्ब्स और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो अगर आप इसकी SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट तो बन गई इसकी कूलम्ब्स इनटू मीटर। लेकिन हम केमिस्ट्री में जनरली डिबाई यूज करते हैं, D स्टैंड्स फॉर डिबाई। और एक डिबाई जो है वो 3.33 इंटू 10⁻³ कॉलम्स इंटू मीटर, या फिर या फिजिक्स में पढ़ते हो ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इंटू सेंटीमीटर। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये वाला कन्वर्जन जो है आपके काम में आता है कैलकुलेशंस के अंदर। तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट है वो है डिबाई, और डिबाई जो 1 डिबाई जो होता है वो 3.33 इंटू 10⁻³ कॉलम्स इंटू मीटर के इक्वल होता है। चलिए, जैसे आपसे कहा डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड फॉर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल द नेट डाइपोल मोमेंट इज द सम ऑफ ऑल द बॉन्ड मोमेंट्स। जैसे एक बॉन्ड है, जैसे मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल हो गया CF4 हो गया या CF4 ले लेते हैं चलो एक बार के लिए। तो आप देखोगे CF4 में टोटल 4 डाइपोल बन रहे हैं। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं डाइपोल की डायरेक्शन में आपको बता दी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होती है। तो देखो इस डाइपोल की डायरेक्शन इधर, इस डाइपोल की डायरेक्शन इधर, इस डाइपोल की डायरेक्शन इधर और इस डाइपोल की डायरेक्शन इधर। तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल में टोटल 4 डाइपोल्स हैं। इन चारों डाइपोल का वेक्टर सम निकालोगे तब जाके आपको उसका नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? नेट डाइपोल मोमेंट। अब देखो दो केस बन सकते हैं, या तो एक मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ सकता है या फिर वो नॉन जीरो आ सकता है। अगर किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ गया तो हम बोलते हैं कि कंपाउंड कैसा होगा? आपका नॉन पोलर होगा। कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। और अगर म्यूनेट नॉन जीरो आ गया तब आपका जो कंपाउंड है, आई थिंक दोनों मिस्टेक हो गया, तब आपका जो कंपाउंड है वो कैसा होगा? पोलर होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल के पोलर या नॉन पोलर होने की कंडीशन आप डाइपोल मोमेंट से बताते हो। एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, अभी और डिटेल में आप पढ़ोगे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल पोलर हो। अगर एक मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड है तो कोई गारंटी नहीं कि वो पोलर हो, वो नॉन पोलर भी हो सकता है। आपको उसका नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना होगा। तो इस पॉइंट पे मैं अभी दोबारा आऊंगा आगे डिस्कशन के अंदर। अभी आप एक और चीज पे ध्यान दें, ये तो है बॉन्ड मोमेंट। क्या है? बॉन्ड मोमेंट। ऐसे देखो आपके पास होता है लोन पेयर मोमेंट। तो ये आप ध्यान दें लोन पेयर मोमेंट कब काम में आता है। देखो आपका लोन पेयर, अगर इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स,
then it will have some lone pair moment due to unsymmetrical distribution of इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहां पर क्या होगा, आपको एक लोन पेयर मोमेंट मिलेगा। तो देखो मैंने आपको सिखाया भी था, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी शेप कुछ ऐसी होती है, ठीक है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा होता है, तो इनकी जो लोन पेयर मोमेंट की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसी होगी, ये आप ध्यान रखना। अगर लोन पेयर आपका किसमें प्रेजेंट है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं, आप ठीक से लिख लेना। if lone pair is present in pure orbitals, then there will be no lone pair moment। तो फिर उस केस में आपका कोई भी लोन पेयर मोमेंट नहीं होगा ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कलर कोड इसीलिए यूज किया है। तो आप देखें अगर आपके पास p ऑर्बिटल है तो p ऑर्बिटल देखो, अब इधर भी इलेक्ट्रॉन है, एक डाइपोल की डायरेक्शन इधर जाएगी, एक डाइपोल डायरेक्शन इधर जाएगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मान लो p की जगह आपके पास d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी इधर, इसकी इधर। तो अगर आपका लोन पेयर प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, प्योर p ऑर्बिटल में या d ऑर्बिटल में, तब तो उसका कोई लोन पेयर मोमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है तब हम उसका लोन पेयर मोमेंट कंसीडर करते हैं। तो ये चीज आपकी कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी काम में आती है। डाइपोल मोमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके ऊपर ध्यान जरूर देना। अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया बेसिक, अब मैं आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट देखना सिखाता हूं कि कब जीरो होगा, कब नॉन जीरो होगा। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बस आप मेरे साथ बने रहें। कॉपी करें, फिर चलते हैं आगे। चलिए तब देखें, अलग अलग केसेस में बात करते हैं, अलग अलग केसेस में, ठीक है। पहला केस देखें आपके सामने फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आपके पास दो केस बन सकते हैं। जैसे आपके पास मॉलिक्यूल्स हो गए Cl2, H2, F2, O2, N2, ठीक है। इनमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर, है। तो ओवरऑल जो आपका मॉलिक्यूल है वो भी नॉन पोलर ही होगा, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपका जो दूसरी कैटेगरी है मॉलिक्यूल्स की, जो दूसरी कैटेगरी है यहां पर, जैसे आपके पास हो गया HCl, HF, ठीक है। आपके पास मान लो HBr हो गया, इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। CO हो गया, NO हो गया, तो इन सब के अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और एक ही बॉन्ड है। जैसे आप मान लो CO का एग्जांपल ले लो, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी और ये आपका क्या होगा, एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर नॉन पोलर बॉन्ड है तो नॉन पोलर होगा और पोलर बॉन्ड है तो क्या होगा, पोलर होगा। लेकिन अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर दो से ज्यादा एटम्स और एक से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो उनके केस में देखो अब आपको चेक करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। इफ ऑल द बॉन्ड्स are same and central atom contains no lone pair, सारे बॉन्ड सेम टाइप के हो और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, देन म्यू नेट विल बी इक्वल टू 0। और म्यू नेट 0 है तो स्पीसी कैसी होगी आपकी, नॉन पोलर।
अगर आपके पास सारे बॉन्ड सेम टाइप के हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये पक्का है कि पोलर बॉन्ड होने के बाद भी आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो स्पीसी देन यूनिट 0 नॉन पोलर इन स्पाइट ऑफ हैविंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद भी क्या होगा, स्पीसी जो होगी वो आपकी नॉन पोलर हो सकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे, जैसे आप देखो BCl2, जैसे आपके पास BCl3, तो BCl2 दो बॉन्ड्स हैं लेकिन कोई लोन पेयर नहीं है, दोनों बॉन्ड सेम है, दोनों एक दूसरे 180 डिग्री पे एंगल पे अलाइंड होंगे, म्यू नेट कितना होगा 0। BCl3 तीन वेक्टर्स हैं 120 डिग्री एंगल पर हैं, देखो तीनों बॉन्ड सेम है, तो इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी, नेगेटिव इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी, इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी। तीन वेक्टर्स हैं, देखो सेम बॉन्ड है तो तीनों म्यू 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 होंगे। तो तीन वेक्टर अगर एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर होते हैं, तो ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, इसका म्यू नेट भी कितना आ जाएगा 0। मान लो बीच आपके पास CH4 हो, CH4 में भी सारे बॉन्ड सेम टाइप के हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये बॉन्ड अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि इनके बीच में, आपने सीखा ना VSC पीरियड में रिपल्शन मिनिमम होता है, मतलब ये अपने आप को ऐसे अलाइन करते हैं कि इनका नेट रिजल्टेंट हमेशा 0 ही आएगा, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसका म्यू नेट भी कितना आएगा 0। आप PCl5 ले लो, आप SF6 ले लो, आप IF7 ले लो, आप कोई भी केस ले लो, मान लो PCl5 है, तो PCl5 में 3 तो इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं और 2 आपके एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं। डायरेक्शन की बात करूं तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये 3 बॉन्ड एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पर है। अब सारे वेक्टर सेम है, अलग अलग होते तो बात अलग थी, सारे वेक्टर सेम है, तो म्यू नेट कितना आने वाला है 0। तो पहला और सिंपल सा केस, अगर आपके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड सेम टाइप के हैं और सेंटर एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये पक्का है कि उस मॉलिक्यूल का म्यू नेट कितना आने वाला है 0 ही आने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस चीज पे जरूर 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 ध्यान दें। चलिए बहुत ही बढ़िया, कॉपी कर लिया ऐसे। अब चलते हैं दूसरे केस पर जहां आपको सीखना है, अगर मॉलिक्यूल के सारे बॉन्ड सेम नहीं है, लाहौल बिला कुव्वत, काले अक्षरों में लिखा जा रहा है इतिहास। सो इफ ऑल बॉन्ड्स आर नॉट सेम एंड central atom contains lone pair, then ऐसा नहीं कि म्यूनेट नॉन जीरो आएगा, म्यूनेट में और मे नॉट बी जीरो। उस केस में म्यूनेट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब वो आपको खुद को मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनाकर डिसाइड करना पड़ेगा। तो डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये देखते हैं इस केस को कि कब म्यूनेट जीरो हो सकता है, कब नहीं, कोई आइडिया नहीं है। सारे बॉन्ड सेम टाइप के नहीं है या लोन पेयर है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं, लेट्स से एग्जांपल लेता हूं, CHCl3, ये कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, पुरानी मूवीज के अंदर लोगों को बेहोश करने के काम में आता था, रुमाल के अंदर डाल के सुंघा देते थे। अगर आपने, आजकल मॉडर्न मूवीज के अंदर तो नहीं होता है, जब हम छोटे थे उस टाइम पर मूवीज में होता था, आज भी यूज करते हैं इसको, नहीं इसको कंपाउंड यूज करते हैं, बेहोश करने के लिए यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो CHCl3 में क्या होगा, देखा आपको दिख रहा है, एक तो CH बॉन्ड है और बाकी के 3 क्या है, Cl बॉन्ड्स। अब समझें, यहाँ कुछ भी रटने का नहीं है, सब कुछ समझने का है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो इसके डाइपोल की डायरेक्शन इधर, इसके डाइपोल की डायरेक्शन इधर और इसके डाइपोल की डायरेक्शन इधर। और उसके अलावा अगर आप ये वाला डाइपोल देखोगे, हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन ज्यादा नेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी डायरेक्शन आएगी इधर। तो आप देख पा रहे हो सारे के सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो इन सबका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां कहीं आएगा, म्यूनेट, और वो कैसा होगा, नॉन जीरो। तो आप सिंपली बोल सकते हो, सिंस ऑल बॉन्ड मोमेंट्स आर अलाइंड इन सेम डायरेक्शन, so म्यूनेट इज नॉन जीरो।
क्योंकि यहाँ पे सारे डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, तो म्यू नेट कैसा होगा, नॉन जीरो ही होगा। बात समझ में आई आपको? तो होगा केस CH-Cl3 का। ऐसे देखो और केसेस देखो, जैसे मैं आपसे बात करूं अमोनिया NH3, इसमें देखो बॉन्ड सारे सेम है लेकिन नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अब आप देखो नाइट्रोजन में ही आप सीख चुके हो, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर एक लोन पेयर होगा। और ये आप जानते हो नाइट्रोजन यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है। जो आपका लोन पेयर है वो एक sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और लोन पेयर की मोमेंट डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ ही होती है। पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज़्यादा नेगेटिव है, तो देखो इसके डाइपोल की डायरेक्शन इधर, इसके डाइपोल की इधर, और इसके डाइपोल की इधर। देखो फिर से सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको दिख रहा है कि म्यू नेट कैसा होगा, नॉन जीरो। एक और चीज़, लोन पेयर का अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा और इन बॉन्ड्स का अपना एक अलग डाइपोल मोमेंट होगा। इन तीनों का सेम होगा, म्यू टू एक ही टाइप के हैं, लेकिन लोन पेयर का अलग होगा म्यू वन। तो नेट आएगा कुछ ना कुछ, जीरो यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। और केस देखें, और केस देखते हैं भाई। H2O की बात कर लो, आप चाहो तो H2O को देख लो। H2O में ऑक्सीजन होता है, इधर एक लोन पेयर है, इधर एक लोन पेयर है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है ना। ऐसे आप एक और केस देख सकते हो, OF2 H2O में देखोगे तो ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर है, लोन पेयर है, बस इधर फ्लोरीन है और इधर फ्लोरीन है। बहुत ध्यान से समझें, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। लोन पेयर तो मैंने आपको सिखाया, लोन पेयर देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन यहाँ sp3 में है, तो लोन पेयर की डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ आ गई। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देखो हाइड्रोजन की डायरेक्शन इधर, इसमें भी ऐड हो रहा है, इधर इसमें भी ऐड हो रहा है। दो वेक्टर एक दूसरे से इस एंगल पे जाएंगे, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ कहीं आ जाएगा, म्यू नेट नॉन जीरो। तो देखो ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका कैसा है, पोलर है, ठीक है ना। तो अभी आप जो भी यहाँ देख रहे हो, देखो ये भी पोलर है, ये क्लोरोफॉर्म भी कैसा है, पोलर है, ये देखो NH3 भी कैसा है, पोलर है, ठीक है। यहां देखो OF2 में अगर आप देखोगे तो लोन पेयर का डायरेक्शन तो इधर है, और ऑक्सीजन फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाँ फ्लोरीन। तो देखो इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर। अब आपको लगेगा कि ये दोनों अपोजिट कैंसिल कर देंगे और ये दोनों अपोजिट कैंसिल कर देंगे, क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हाँ, इसलिए नहीं कर सकते कि ये डाइपोल मोमेंट को अगर मैं म्यू1 नाम दे दूं, लोन पेयर वाले को, ये म्यू1 है, ये म्यू1 है, और ये जो बॉन्ड वाला है ये क्या होंगे, म्यू2 और म्यू2 होंगे। तो देखो इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का भी एक रिजल्टेंट आएगा, और वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। थोड़ी सी फिजिक्स है, थोड़ी सी मैथ्स है, आप जो बोलो, वेक्टर सम यहाँ पे लगेगा, बट आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पर भी जो होगा वो म्यू नेट कैसा आएगा, नॉन जीरो आएगा, और मॉलिक्यूल कैसा होगा आपका, पोलर होगा। तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका एक गिवन मॉलिक्यूल पोलर होगा या फिर नहीं होगा, आपको ये नहीं देखना उसमें पोलर बॉन्ड है, नहीं, पोलर बॉन्ड होने के बाद भी वो नॉन पोलर हो सकता है ना। तो आपको उसका म्यूनेट निकालना है। म्यूनेट अगर जीरो आ गया तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, और म्यूनेट अगर जीरो नहीं आया तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा, लाइक दिस। समझ पा रहे हैं? तो सर एक काम करते हैं, रूल बना लेते हैं, जिसके पास लोन पेयर होगा वो हमेशा नॉन पोलर ही आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो ये एग्जांपल, XeF4, जिनॉन के पास यहाँ पर दो लोन पेयर होते हैं। देखो इसकी ज्योमेट्री बनाओ, तो हम सीख चुके हैं, इसीलिए अब सब कुछ काम में आता है जो आपने पढ़ा हुआ है, BACPRT। देखो sp3d2 हाइब्रिडेशन है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, सारी पोजीशन सेम होती हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि दो लोन पेयर है, एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, ठीक है। अब आप देखो ये लोन पेयर की डायरेक्शन इधर, ये की इधर, देखो ये इसको कैंसिल कर देगा। अब आप बॉन्ड मोमेंट्स देखो, जिनॉन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन इधर, और इस वाले की इधर, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास म्यू नेट कितना आ जाता है, जीरो। और म्यू नेट जीरो आ गया तो आपकी जो स्पीसी है वो कैसी हो जाएगी, नॉन पोलर हो जाएगी। तो लोन पेयर का होना, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं। देखो, मैं आपको एक और केस दिखा देता हूँ इसी के अंदर। आप एग्जाम्पल ले लो, लेट्स से XeF4 तो आएगी ना अपना, XeF2 ले लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 8 हो गए। अब देखो इसका हाइब्रिडेशन है sp3d,
दिख रहा है। sp3d में ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट जो लोन पेयर है वो आ जाएंगे इक्विटोरियल पोजीशन पे लाइक दिस, और जो दो फ्लोरीन वाले बॉन्ड है वो ऊपर नीचे जाएंगे। अब देखो ये सब हम लोग सीख चुके हैं ना, ये सब चीज़ें यहाँ काम में आती है। VAC PRT और हाइब्रिडेशन जो मैंने आपको कंबाइन करके सिखाया था ज्योमेट्रीज बनाना, उसके बिना आप डायपोल मोमेंट नहीं निकाल सकते। वो आपको नहीं आता तो दोबारा से लेक्चर देखें, तभी आपको डायपोल मोमेंट अच्छे समझ में आएगा। अब आप देखो ये तीनों लोन पेयर मोमेंट सेम होंगे और तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर हैं, तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, 0। देखो इस वाले बॉन्ड की डायरेक्शन इधर, इस वाले की इधर, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और इसका म्यूनेट कितना आ जाएगा, 0। तो ये स्पीसी कैसी बन जाएगी, नॉन पोलर। तो ये आपको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हो गया? चलिए, तो आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आपको कुछ काम दे रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है पोलर एंड नॉन पोलर स्पीसीज को। ठीक है, तो आपके सामने एग्जांपल्स हो गए, जैसे एक तो हो गया CH2Cl2, एक आप सामने हो गया CCl4, एक आप ले लो NF3, एक आप ले लो PCl3F2, एक आप ले लो PF2Cl3, एक आप ले लो ClO4 माइनस। उसके अलावा बात कर लो एक PO4 3- भी ले लो, चलो ठीक है। उसके अलावा आपके पास XeOF4 आ गया, आपके पास XeO2F2 आ गया, एक आपके पास XeO3F2 आ गया, ठीक है, XeO3 आ गया, ClF3 हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप बहुत आई थिंक इतने BrF5 और ले लो एक। तो इन सब में आपको देखना है कि कौन सी स्पीसी पोलर होगी और कौन सी स्पीसी नॉन पोलर होगी। जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया वो सब कुछ यहाँ पर अच्छे से काम में आएगा। देख रहे हैं आप लोग कि आ भी रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके और एप्लीकेशन सिखाऊंगा। हम अलग अलग स्पीसीज में डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना सीखेंगे और फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट की। वो भी अपने आप में क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।